जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा दोस्तों, सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा, वर्गमूल के सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा। अब आइए उन तथ्यों के आधार पर हम प्रश्नावली अपनी 1.5 को हल करते हैं और समझते हैं। आइए चलते हैं अपने अभ्यास स्लाइड में। हम दोस्त अब करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5। आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे इसमें बोल रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। मतलब इन संख्याओं को आपको दोस्त हल करना है और बताना है कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय है और कौन सी संख्याएं परिमेय है। आप इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब आप अपने से इसे कर सकते हैं बखूबी। देखिए, एक दो हम कर आपको बता दे रहे हैं, अब आप अपने से कोशिश कीजिएगा करने का। हम ये बता दे रहे हैं और एक ये बता दे रहे हैं, और ये बाकी जो तीन हैं ये आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। आइए चलते हैं और इन्हें करते हैं। देखिए दोस्त, फोर्थ पर ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या कह रहा है कि 1/√2 को क्या है, यह अपरिमेय है कि परिमेय है, इसे आप साबित करें, मतलब पहचानें क्या है। तो देखिए, अगर इसको हम अभी देखिए हम 1/√2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ये कटकर 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये और ये हमने पिछले ही सेशन में लगातार कहते आए हैं कि जब भी सेम नंबर रूट में हो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन होंगे तो वो रूट उनका हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त, रूट आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, रूट टू का हमने वैल्यू 1 से लेकर 10 तक आपको लिखवाया है। आप वो भी उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको ध्यान में रहेगा। तो रूट 2 का वैल्यू दोस्त होता है 1.414 और इसी तरह डॉटेड रहता है। मतलब डॉटेड का मतलब आगे तक चलते जाता है, ना वो रिपीट हो रहा है दोस्त, और ना ही एक संख्या का रिपीट हो रहा है, नहीं 3-4 नंबरों का रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्त, आइए हम रूट 2 का वैल्यू लिखते हैं। रूट 2 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, 1.414, इसी तरह डॉटेड हो जाएगा और बटा में 2। अब देखिए दोस्त, इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका भाग करेंगे तो ये पॉइंट में हो जाएगा, और यहाँ पर अब ये 14 हो जाएगा आपका, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, फिर पुनः 7, इसके बाद पुनः आप ले जाइएगा तो 7, ऐसी तरह और भी इसके आगे नंबर आते जाएंगे। आपको आगे इसी नंबर मतलब बढ़ते जाएंगे, और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि सेम नंबरों का रिपीटेशन आपको कहीं भी आगे तक इसी तरह बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कि जब रिपीट नहीं हो रहा है वो नंबर, सेम नंबर जो है, या फिर किसी एक संख्या का रिपीटेशन नहीं बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या दोस्त, अपरिमेय संख्या। अब वैसे भी दोस्त हमने पढ़ा था, हमने अपरिमेय और परिमेय संख्या को पहचानने के नियम पढ़े थे कि अगर आप किसी भी संख्या को, जिसे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या से उसको भाग दे रहे हैं, तो वो कैसी संख्या निकल कर आती है, अपरिमेय संख्या निकल कर आती है। तो ये हमारे क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। आइए चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 × √7 बटा में 7 × √7। अब देखिएगा दोस्त, अब इसे पहचानना है कि ये कौन सी संख्या था। अब अपने से देखिए, ये √7 कट जाएगा कि नहीं, यानी कि ये अगर देखिए, ये 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √7 एक अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमारा √7 और √7 कट जा रहा है, कटने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है दोस्त, 2/7, यानी P/Q के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, जो Q ≠ 0 है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, बताइए कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी दोस्त, यह परिमेय संख्या होगी। इसी तरह दोस्त आप 2 पाई और ये नंबर, उसी तरह ये नंबर, ये 3 नंबर का आप अपने से कोशिश कीजिएगा और भरपूर आपको आ जाएगा दोस्त। आपको इतने अच्छे से फैक्ट मैंने पढ़ाया है, उस हिसाब को आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको आसानी से निकाल लेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। आइए देखते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्त, हमने
अभी आपको सर्व समीकरण जो पढ़ाया है उन्हीं के आधारों पर इन सब को सॉल्व करना है। क्या करना है दोस्त, इन सब को क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए एक एक कर कर सॉल्व करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। ध्यान रखिएगा जो हमने 6 सर्व समीकरण लिखवाए हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस में लीजिएगा, तभी आपको ये सब करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्त। ये देखिए हमारा क्या है, 3 + √3 है। क्या है, 3 + √3 है। यहाँ पर क्या है दोस्त, 2 + √2 है। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं, अपना बंटन नियम लगाएंगे, क्या प्राप्त होगा देखिएगा दोस्त। देखिए हमारा क्या था, 3 + √3, 2 + √2 था। इससे हमको सॉल्व करना था दोस्त। कुछ नहीं करना है दोस्त, सिंपल आप जो बंटन नियम हमने समझाया है, आप 3 का इन दोनों में बांटिए, फिर √3 का बांटिए और आपको आंसर नज़र आ जाएगा। आइए देखते हैं। 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 6 होगा। 3 का √2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा +3 √2 होगा दोस्त, बिल्कुल होगा। आइए देखते हैं अब √3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा दोस्त, आपका 2 √3 होगा। क्या होगा, 2 √3 होगा। अब उसी तरह √3 का √2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्त, तो इसे आप √3 लिख सकते हैं इंटू √2 लिख सकते हैं, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √6। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या यह संख्या और यह संख्या रूट में है, तो रूट में आपको निकालना है, तो क्या जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं आप। हाँ, परंतु आप इसका वैल्यू आप वैल्यू लिखना चाहते हैं कि √2 का हमने वैल्यू लिखना चाहते हैं 1.414 लिखना चाहते हैं, या फिर √3 का वैल्यू आप 1.732 लिखना चाहते हैं। ये आगे डॉटेड लाइन है दोस्त, ये सब डॉटेड लाइन है। आगे मतलब नंबर बहुत सारे आगे चलते जा रहे हैं। तो इस रूप में आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड इनको कर सकते हैं, परंतु आप सोचेंगे कि रूट में ही लिखें, तो रूट में आपका ये नहीं लिखा पाएगा। और आप सिंपल क्या कीजिएगा, 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, ये आपका दोस्त क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कहीं कुछ कटने वाला होता तो दोस्त उससे भी हम काट देते हैं। ये आपका आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए अब देखिए हमारा क्या कह रहा है कि 3 + √3 है, उसके बाद 3 - √3 है। आप देखिए, अगर आपको सर्व समीकरण यहाँ पर याद है, अगर आपको यहाँ पर सर्व समीकरण याद है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 9 - 3 = 6 आंसर। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको सर्व समीकरण याद है। अगर नहीं याद है तो आइए देखते हैं इसको फिर कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमारा क्या क्वेश्चन था, 3 √+ 3 ये था इंटू 3 - √3 था। इससे हमको सॉल्व करना था दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं और देखिए अब इसका इससे इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्त, 9 इधर हो गया, उसके बाद -3 √3 हो गया, क्योंकि इधर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस का गुणा होगा तो हमने बताया था क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया माइनस। अब आइए देखिए, अब ये √3 का अब इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए प्लस √3 है तो दोनों का गुणा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 √3 होगा। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए सेम नंबर है दोस्त, हमने ध्यान से देखिएगा, नंबर √3 सेम है, तो इसको हम पहले लिख देंगे 3, क्योंकि सेम नंबर है और रूट में है तो उसके अंदर जो नंबर रहेगा वो सिंगल लिखा जाता है। अब देखिए, अब माइनस लिखाएगा कि प्लस लिखाएगा, देखिए हमने क्या बताया था, प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। हम इसको दोस्त अलग अलग रंग में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप पहचान सकें कि किसका किस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखिए, अब देखिए हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, माइनस ये सेम नंबर है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कट कर सकते हैं और क्या आप लिख देंगे 9 - 3। क्या आंसर आ गया दोस्त, 6 आ गया। यही आपका क्या हो गया,
ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगर आपको यही सौर समीकरण याद रहता तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं इसका, जैसा कि हमने किया था। अब इसको डायरेक्ट सौर समीकरण आपको याद रहेगा तो क्या लिख देंगे, 9 - 3। ये आपका सौर समीकरण का एक फॉर्मूला हो गया और आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये इस प्रकार बनेगा। अब देखिए दोस्त, सेम इसी प्रकार का ये 3 है। क्या करना है, इसको √5 + √2 है। अब इन स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर किया है दोस्त, इसका इन दोनों का होल स्क्वायर किया है। इस होल स्क्वायर का मतलब हम समझाए थे दोस्त कि कोई भी संख्या उस पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब r × r हो गया। अगर p स्क्वायर लिखा है तो p × p हो गया। उसी तरह ये जो दोस्त लिखा है इसका 2 बार आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। आप एक बार कीजिएगा अपने से दोस्त, जैसे हम अभी 2 क्वेश्चनों में ये करते आए हैं उसी तरह कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए दोस्त, ये सेम टू सेम यही फार्मूला है, यही फार्मूला है। और इससे आप लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 = 3 आंसर आपका आ जाएगा। सेम फार्मूला है दोस्त, आप ये ऐसे कर सकते हैं। अब आप इसको, आपको आंसर लिख दे रहे हैं दोस्त, आप आसानी से देख लीजिएगा और आप एक बार कीजिएगा और मिला लीजिएगा आंसर। आपका इसका आंसर आएगा 7 + 2√10 आएगा। ये आपका इसका आंसर आएगा। आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा घर पर दोस्त, इससे मिला लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि आप अपने से कीजिए और समझिए खुद से। जैसे प्रोसेस हमने बताया है दोस्त, ये सब इसी प्रोसेस पर आपको ये भी करना है। आइए चलते हैं अब आगे, अपने स्लाइड को बढ़ाते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान भटकाइएगा, थोड़ा इधर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, आपको याद होगा देखिए आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि, जैसे ये हम कोई वृत्त ले लिए, इसको हम मान लिए इसकी परिधि क्या है, इसकी परिधि सी है। क्या है, सी है। और उसका व्यास, ये जो व्यास है उसका मान लिए वो डी है। बिल्कुल हाँ है। अब देखिए के अनुपात से परिभाषित किया जाता है पाई, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, आपने वृत्त में 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या 2πr = c होता है। क्या होता है, c होता है। c मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमिति। अब देखिए ये 2r, इसको आप d लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस का दुगुना व्यास होता है। रेडियस का दुगुना ये आपका r हो गया और ये पूरा आपका d हो गया। अब देखिए, अब यही तो कह रहा है दोस्त, आप इसको लेकर इधर आइएगा तो मल्टीप्लिकेशन में तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब यही तो कह रहा है आपको, क्या कह रहा है कि आपने देखा कि पाई बराबर क्या है, परिधि और व्यास जो है उसका क्या है, अनुपात है। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बात का यह अंतर्विरोध कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। आप मान चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों दोस्त आप माने हैं, क्योंकि इसका नंबर जो है 3.14515 डॉटेड कर ऐसे बहुत सारे नंबर तक ले चलते जाता है, कोई भी नंबर रिपीट आपको नज़र नहीं आता। इस वजह से आप इसको क्या घोषित कर दिए थे, अपरिमेय संख्या घोषित कर दिए थे। परंतु ये कह रहा है कि पाई = जब c/d होता है तो यानी ये तो p/q के फॉर्म में हो गया, और यह अंतर्विरोध कर रहा है अपरिमेय होने का। क्यों, क्योंकि c/d का मतलब क्या हो गया, c/d का मतलब एक अपरिमेय संख्या का रूप धारण कर ले रहा है, तो इस वजह से यह अंतर्विरोध कर रहा है। लेकिन दोस्त ध्यान दीजिएगा कि आप पाई बराबर c/d लिख रहे हैं, जो एक अनुमानित रूप से, जो फिक्स वैल्यू नहीं है, इसको हम 22/7 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं दोस्त, पाई का एज ए वैल्यू के रूप में क्या लिख लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं। यह एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं है दोस्त, ये अनुमानित किया गया है कि हाँ इसके बराबर हम लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, फिर से बोल रहे हैं। तो इसको हम 22/7 लिख लेते हैं। अगर आप इसका डिवीज़न करेंगे दोस्त, आप अपने रफ पर कॉपी पर 22 को 7 से डिवीज़न करके देखिएगा, आपको क्या प्राप्त होगा, अनवसानी अनावर्ती। क्या प्राप्त होगा दोस्त, अनवसानी अनावर्ती। ये क्या है, हमने आपको पिछले ही सेशन में बताया है कि अनवसानी अनावर्ती का मतलब कि डेसिमल का प्रसार जब होगा तो 1 0 1 0 0 1 0 0 1
ऐसे कुछ भी नंबर मिलते रहेंगे, मतलब सेम नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा, प्लस 3 4 5 नंबर आ रहे होंगे तो उन नंबरों का रिपीटेशन नहीं होगा, एक मतलब एक फिक्स नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा। इसे अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो यह दोस्त इस बात को खारिज करता है कि जो ये रेशियो है C/D है, यह एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एज इसका लगभग अनुमानित मान जो हम 22/7 लेकर चलते हैं, अगर इसको हम डिवीज़न करेंगे तो हमको अनवसानी अनावर्ती का रूप देखने को मिलेगा। आप एक बार डिवीज़न करके देखिएगा, देखिए हम कुछ अंक तक ले आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 7 है, 22 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 टाइम्स में जाएगा 21 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट डालिएगा 0, फिर 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये 3 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर 4 टाइम्स में जाएगा 8 आएगा। यहाँ पर देखिए 0 2 आएगा और यहाँ पर कट जाएगा, फिर ये 0 लिख सकते हैं। अब कितना जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा और 14 आएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पर फिर 0 करेंगे तो फिर 8 बार में 7 8 56, फिर क्या आ जाएगा दोस्त 4 आएगा। फिर आप कीजिएगा यहाँ पर 0 लिखिएगा तो फिर आप इसको आपके साथ 5 टाइम्स में जाएगा 35। आप देख रहे हैं दोस्त, आपको नंबर अभी तक ले आपको यहाँ पर नंबर रिपीटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमने देखा कि आपको नंबर जो हम 7 से 22 में भाग दिए थे, आप एक बार अपने रफ पर देख कर देखिएगा, आपको कहीं भी नंबर रिपीटेशन, यहाँ पर 3 था, पहला 3 टाइम्स में गया था और ऐसे नंबर आपको बढ़ते जाएंगे, आपको कहीं भी नंबर रिपीटेशन देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो 22/7 एज अ मान लिया जाता है कि एक अनुमानित लगभग इसके बराबर नंबर है। तो पाई को एज अ कहीं कहीं आप क्वेश्चन में भी देखिएगा तो एनसीईआरटी दे देता है कि हाँ पाई का मान यहाँ पर 22/7 लें, क्या लें 22/7। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये अनवसानी अनावर्ती निकलेगा। अनवसानी अनावर्ती का मतलब कि अपरिमेय संख्या, क्या निकलेगा अपरिमेय संख्या। तो यह इससे यह पता इसका अंतर्विरोध करता है कि यह एक अनवसानी अनावर्ती संख्या है, न कि यह परिमेय संख्या है। ये आप हो गया दोस्त, ये आपका विथ सॉल्यूशन और प्रूफ के साथ आपको ये आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्त 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संख्या रेखा पर √93 को निरूपण कीजिए। क्वेश्चन का तरीका समझिएगा दोस्त, क्या कह रहा है, कह रहा है सिर्फ निरूपण करने के लिए, यह प्रूफ करने का बात नहीं कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि √93 संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, ये प्रूफ करने का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ निरूपण करने का बात कर रहा है। तो आइए इससे हम निरूपण करते हैं। क्या करते हैं दोस्त इससे हम निरूपण करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए आइए निरूपण करते हैं। इसको क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्या कह रहा है दोस्त, वो सिंपल कह रहा है कि √9.3 का निरूपण करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको हमने क्या बताया था 9.3 का आपको लेंथ लिख लेना है दोस्त, आपको ले लेना है और इसको AB नाम दे देना है और उसके पश्चात आपको B को C तक बढ़ाना है जो 1 यूनिट हो, कितना इकाई यूनिट हो। अब देखिए, अब AC जो AC है इसका डिवाइड करना है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो आप मध्य बिंदु निकालना सीखे होंगे दोस्त कंस्ट्रक्शन में, कैसे किया जाता है, इस पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा किस किस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको डिवीज़न करना है। तो इतना यहाँ से प्रकार का नीडल रखा जाता है और यहाँ पर पेंसिल वाला भाग रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से एक कट मारा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से एक कट मारा जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट पहला कहाँ से करना है, यहाँ से कट करना है। पहला नंबर हम लिख दिया दोस्त, ध्यान दीजिएगा, प्रकार से पहला कट यहाँ पर लगाना है और दूसरा कट यहाँ पर लगाना है। फिर दोस्त दूसरा कट कहाँ से, यहाँ से नीडल रखना है और यहाँ से कट लगाना है और यहाँ से कट लगाना है। अब इसको दोबारा स्केल से मिला देना है,
ऐसे मिलाएंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं ये आपका मिड बिंदु आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ पे अब जितना ये मिड बिंदु आपका मध्य बिंदु आया है, यहाँ प्रकार का जो नीडल वाला भाग होगा, लोखंड वाला जो भाग होगा वो यहाँ पर रखकर और पेंसिल वाला भाग यहाँ पर रखकर आपको ऐसे घुमा देना है। आप ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका यहाँ पर आपका पूरा अर्धवृत्त बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा। और सिंपल क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो बी है इस पर परपेंडिकुलर करना है। परपेंडिकुलर करने के लिए भी दोस्त क्या किया जाता है कि आपको यहाँ से एक जिसे जो चांद होता है वो यहाँ पर रख सकते हैं, और नहीं तो आप स्केल के थ्रू डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐसे कट करेंगे। यहाँ पे ये जो बिंदु मिलेगा दोस्त, ये आपका जो बिंदु मिलेगा यहाँ पे, ये आपका √9.3 हो गया, लेंथ हो गया। ये आपका क्या हो गया, √9.3 हो गया। और इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। अब इसको क्या करना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करना है, ये आपको ऐसे आगे इसको ऐसे डॉटेड लाइन कर बढ़ा दीजिएगा लाइन इसको। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पर आपको पुनः प्रकार का नीडल रखना है और ये पेंसिल वाला भाग यहाँ पर रखना है और इसको डाउन कर देना है, क्योंकि ये ऊपर है, अभी नंबर लाइन पर नहीं आया, लेकिन पोजीशन यही है। इसी लेंथ को लेकर ये जो लेंथ आया है यहाँ पर प्रकार का नीडल रखिएगा और यहाँ पर पेंसिल रखिएगा। इसी को नीडल को लेकर ऐसे लाइएगा तो आपको कहीं ये काटता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और यही आपका ये जो पॉइंट बनेगा, ये BC, इसको D मान लीजिए और इसको आप E मान लीजिए। ये पॉइंट जो बनेगा दोस्त, यही है √9.3। आपको दोस्त अगर 9.3 निरूपण करना है तो इस प्रकार निरूपण आप कर दीजिएगा। और आपको 2-3 वाक्य लिखना पड़ेगा कि जैसे पहला में लिखना पड़ेगा कि हम 9 इतना सेंटीमीटर का AB लाइन मतलब रेखा खींचे। बी में लिखेंगे कि बी से C तक एक इकाई का हमने सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद C में लिखिएगा पुनः AC रेखा का मध्य बिंदु निकाला। ऐसे मतलब जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप जो कर रहे हैं उसको बस आपको वर्ड में लिख देना है और ये आपका निरूपण करने की ये पूरा विधि हो गई। परंतु दोस्त अगर कहीं आपको सिद्ध करने के लिए आ जाएगा कि नहीं कि आप प्रूफ करें कि 9.3 ही ये है, तो इतना करने के साथ आपको रफ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। आइए रफ वर्क में देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हुआ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रफ वर्क है, मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये √में 9.3 है। ये हम आपको पहले करा चुके हैं, ये विधिवत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करा चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं कि ये जो लेंथ आता है यही उसका मान होता है अंततः। आइए एक बार अंक के विधि से हम कर आपको दिखा दे रहे हैं। पहला स्टेप में क्या करना है दोस्त, हमको ये मान निकालना है। यह एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है और इसका ये कण है, ये क्या है, ये कण है, ये आधार है। हमने पीछे सब दोस्त अच्छे से बताया है और यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे आपको बहुत स्लोली समझा चुके हैं। और ये आपका क्या है, लंब है। आइए देखिए, हमने इसको क्या लिखा था, x + 1/2 लिखा था। क्या लिखा था दोस्त, x + 1/2 कैसे आया है, आप पिछले सेशन का वीडियो देखिए, कैसे आया समझ में आ जाएगा। x + 1/2, इसको हमने क्या आधार को लिखा था, x - 1/2 कैसे आया है, आप पिछले सेशन में जाकर पिछले एपिसोड को जो हमारा है पार्ट 5 है उसमें देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि x + 1/2 x - 1/2 क्यों आया और कैसे आया, अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है दोस्त, यहाँ पर अब जो x है ये हमने जनरल फॉर्म में बताया था, इसलिए हम आपको पहले जनरल फॉर्म में बताए थे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर 9.3 रखना है। क्या रखना है दोस्त, 9.3 रखना है। अब आइए हम अपने फॉर्मूले पर पुट करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। हम क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, हमको कर्ण कितना है, x प्लस क्या है, x + 1/2। अब देखिए, अब हमारा कर्ण क्या है, x + 1/2।
अब x कितना है 9.3 + 1/2 इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा और 0.3/2 इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 5, क्या आएगा दोस्त 5.15 ये आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर्ण के जगह पर रख देंगे 5.15 का स्क्वायर। रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब आइए अब लंब को देखते हैं। लंब ही तो हमको निकालना है। क्या निकालना है? लंब ही तो सिद्ध करना है कि √, में 0.3 है, तो इसी को तो सिद्ध करना है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार कितना है दोस्त हमारा, आधार कितना है देखिए x - 1/2 हमारा आधार है। तो x कितना है 9.3 - 1/2 ये आपका हो जाएगा 8.3/2 ये क्या हो जाएगा 4.15 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4.15 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब ये लंब स्क्वायर है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर मतलब 5.15 का होल स्क्वायर, और इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 4.15 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्त अब यहाँ पर एक फॉर्मूला छोटा सा बन रहा है जो बीजीय सर्वसमीका में आप पढ़ेंगे और 8 क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि a² - b² बराबर a + b × a - b। आप ये चीज़ पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे और आगे भी आप पढ़ेंगे। ये क्या है, जैसे हमने वर्गमूल का सर्वसमीकाएं पढ़ाया उसी तरह यह बीजीय सर्वसमीका है। क्या है, बीजीय सर्वसमीका है। तो अब देखिए ये हम मान लेते हैं इसको, ये a है, इसको हम b मान लेते हैं। तो क्या a² और b - b² दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे ये लिखें, इसका पहचान ये है, मतलब ये कहीं नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे a + b। अब a + b 5.1 + 4.15 ये हो गया सॉरी। उसके बाद इंटू a - b। अब देखिए a क्या है 5.15 - 4.15। अब देखिए दोस्त यहाँ पर आप अपने सब कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो आपको 9.3 प्राप्त होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल प्राप्त होगा। आप जोड़ लीजिएगा, डेसिमल का जोड़ घटाव है, सिंपल है। आप देखिए इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। और 1 में गुणा कीजिएगा तो इसको 9.3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या था, ये लंब क्या है, लंब स्क्वायर है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि हमारा आ गया लंब बराबर √3। ये हमारा क्या हो गया दोस्त, प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या, ये चीज़ अगर आपको कहीं भी अगर सिर्फ निरूपण का बात किया दोस्त, तो सिंपल आप हम जो आपको ये चित्र बनाए हैं आप ऐसे प्रकार से पेंसिल से और स्केल से यूज कर ये आप तस्वीर बनाएंगे और ऐसे पॉइंट में लिख देंगे। ऐसे पॉइंट में जो आप करेंगे वही आपको पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है, हाँ पहले आपने क्या किया 9.3 का 1 सेंटीमीटर खींचा था, हम लिख देंगे कि AB हम 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा लिए। उसके बाद B को 1 इकाई C तक बढ़ाए थे। उसके बाद लिखिए कि B से C तक 1 सेंटीमीटर इकाई का लेंथ आगे बढ़ाए। उसके बाद जो आप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वही आप लिख दीजिएगा और ये आपका पूरा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। परंतु अगर आपको कह देगा कि नहीं √9 निरूपण करने के बाद उसको प्रूफ भी कीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आया दोस्त, तो आप पिछले सेशन में जाइए, वहाँ से बखूबी एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताए हैं कि किस तरह यह प्रूफ होता है। ये x + 1/2 कैसे आया या x - 1/2 कैसे आया, पिछले सेशन को देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब आपको सर्वसमीका के ऊपर कमांड होना चाहिए। 6 सर्वसमीका को आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी 6 तरह की सर्वसमीकाएँ थी उनको आपको बखूबी ध्यान में रहना चाहिए। आइए पहला इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्या है 1 √7।
परिमेयकरण हर का करना है। किसे करना? हर का। तो अब देखिए इसको हम √7 और √7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि कट को 1 हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा। अब देखिए ये दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्त, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर ऊपर में यानी अंश में √7 और हर में 7 प्राप्त होगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण हो गया। उसी तरह अब सेकंड का करेंगे। अब देखिए यहाँ पर √7 माइनस √6, अगर आपको सोर्स समीकरण याद है तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे कि हाँ यहाँ पर हमको क्या करना है, √7 प्लस √6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल। ये आपका हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, नीचे क्या हो जाएगा 7 माइनस 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। दो सिंपल, आपको सोर्स समीकरण थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या करना है। आपको दोस्त नीचे का जब भी हर का परिमेयकरण करना है तो आपको एक ऐसी संख्या सोचना पड़ेगा कि जो नीचे कट कर जो भी रूट में संख्याएं हैं वो कट जाएं और हमको 1 या फिर और भी कोई पूर्ण संख्या प्राप्त हो जो रूट में ना हो, वैसी संख्या हमें प्राप्त हो। तो वैसी संख्या आप तब सोच पाएंगे दोस्त जब आपको सौर समीकरण याद रहेंगी, पता रहेगा कि हाँ हमें इस सौर समीकरण के साथ कैसा सौर समीकरण लेना है ताकि अंत में जो नीचे आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो। आइए देखते हैं 1/√5 प्लस √2। वैसे आप सौर समीकरण तो पूरा भरोसा है कि आप समझ लेंगे और करेंगे, उसको याद रखेंगे। अगर आप कहीं दिमाग में नहीं चढ़ पा रहा है कि हाँ इस सौर समीकरण के साथ कौन से सौर समीकरण लगाए, तो ऐसे नंबर जब मिलेंगे दोस्त तो सिंपल क्या कर दीजिएगा कि कोई एक नंबर है जो छोटा हो, कोई एक नंबर जो छोटा हो उसको माइनस में ले लीजिएगा और जो बड़ा हो उसको प्लस में ले लीजिएगा और जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे? √5 क्या है? बड़ा है √2 से, तो यहाँ पर माइनस किसको लेंगे? √2 को ले लेंगे और ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ध्यान में रखिएगा हमने क्या बोला कि जब आपको नहीं ध्यान में चढ़े क्या करना है तो इन दोनों में देखिएगा √5 और जो भी 2 है इन दोनों में कौन बड़ा है। जो बड़ा रहेगा उसको प्लस में लीजिएगा और जो छोटा रहेगा उसको माइनस में ले लीजिएगा, जैसे हमने माइनस √2 ऊपर नीचे इन दोनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ऊपर में √5 माइनस √2 हो जाएगा। ये देखिए अब ये दोनों का सौर समीकरण है, ये दोनों सौर समीकरण हैं, इनका इक्वल का मतलब 5 माइनस 2, ये आपका √5 माइनस √2 बटा में 3, ये आपका परिमेयकरण हो गया। और उसी तरह दोस्त ये आप अपने से घर पर कीजिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हम आपको आप कीजिएगा घर पर बैठ के और देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है और मिलाइएगा अब अच्छे से कि इसको कैसे करना है। आइए चलते हैं। ये आपका 1.5 प्रश्नावली दोस्त समाप्त हो गया। ये हमारा अब जो हम लास्ट वीडियो लेकर आएंगे जो दोस्त वो नंबर सिस्टम का लास्ट अंतिम बिंदु रहेगा। क्या पढ़ेंगे उसमें हम? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको अच्छे से आप देखिएगा और समझिएगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने लास्ट सेशन में, और जहाँ से हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर अपना दोस्त समाप्त हो जाएगा और हम चलेंगे अपने चैप्टर संख्या 2 में। इसी तरह धीरे धीरे दोस्त हम अपने सभी चैप्टरों को अपने परीक्षा के अंत तक आते आते आसानी से ख़त्म कर चुके रहेंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जहां हम वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम को पढ़ेंगे और समझेंगे। सेशन दोस्त पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें दोस्त और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।